ये है पूरा क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होता है कि जितना लंबा आपका कोर्स होगा उतने ज़्यादा आपको फंड शो करने पड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो मेरा एडवाइस आपको ये है दैट चूज़ 1 ईयर मास्टर्स सो दैट आपको एक ही साल के फंड शो करने पड़े और एक ही साल के आपको लिविंग एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे। एज़ लॉन्ग एज़ योर कोर्स इज़ फॉर 1 ईयर यू विल बी गुड टू गो। उससे क्या होगा कि अगर आप कुछ फंड्स आप अपने शो करते हो, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ 1 ईयर इस तरीके से अपनी फाइल को इमिग्रेशन के सामने रखो कि वो ये समझ पाएँ कि आपका जो पर्पस है न्यूज़ीलैंड जाने का वो एक्चुअली में पढ़ाई करने का है। हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the latest trend of New Zealand study visa, which are the programs and profile which are getting the visa for New Zealand at the moment. Also, you can compare your profile, and I'm going to give you specific solutions as well as the situations based on which the visa's outcome depend. So watch this video till the end so that you get the complete information. तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आपके रिजल्ट्स, जो आपका वीज़ा आउटकम है वो डिपेंड करता है। मैं फ़ंड डिस्कस करूँगा, आईटीआर डिस्कस करूँगा, ईएमआई कितनी होनी चाहिए वो डिस्कस करूँगा। तो आपको ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है सो दैट कि आपको पता लग सके कि आपके वीज़ा के अप्रूवल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नाउ at present the visa approval rate is pretty good because most of the consultant has known now कि अगर ITR लो है या फिर सोर्स ऑफ फंड्स लो है या फिर उन सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है तो उन बच्चों के वीज़ा नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक जेन्युइन ITR होनी चाहिए, आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स होना चाहिए और आपके पास जो फंड्स हैं वो लेजिट होने चाहिए। अगर आपके फंड्स लेजिट नहीं हैं तो आपको वीज़ा नहीं आएगा। तो फंड से लेजिट होने का क्या मतलब है, वो ये है दैट कि आपने जो फंड शो किए हैं वीज़ा के लिए उसका सोर्स क्या है। आपने वो सैलरी से कमाए हैं, आपकी खुद की सैलरी है, आपकी वाइफ की सैलरी है, आपके पेरेंट की सैलरी है, ब्रदर सिस्टर, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से किसकी इनकम है वो जो आप फंड शो कर रहे हो। दूसरा, उस इनकम पर टैक्स पेड है या नहीं है। लेट्स से आपके पास कैश पैसा रखा हुआ है और उस कैश पैसे को आप यूज़ करके अकाउंट में डिपॉजिट करके वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास उस कैश पैसे का सोर्स नहीं है तो आप वीज़ा नहीं ले पाओगे। यू वुड नीड सेविंग्स फ्रॉम द लेजिट सोर्स ऑफ इनकम कि आपको ये पैसा कहाँ से आया है, अब वो उस पर आपने टैक्स पे किया है या नहीं किया है। देखो, अगर आप लोन भी लेते हो, जैसे आपने 35 लाख का लोन लिया है, उसकी ईएमआई आएगी अराउंड 40 to 45,000 डिपेंडिंग अपॉन विच बैंक यू आर टेकिंग द ईएमआई फ्रॉम, द लोन फ्रॉम। नाउ दैट ईएमआई will be paid from your total income which reflects on your ITR. So for example, if your annual income is just 6 lakhs और आपकी EMI 40,000 है तो आप 4,80,000 अगर 6 लाख में से ईएमआई पे कर दोगे देन हाउ यू आर गोइंग टू लिव ऑन द रेस्ट ऑफ द फंड। दैट इज़ दी प्रॉब्लम विच इमिग्रेशन हैज़ कि जो स्पॉन्सर हैं उनकी लो आईटीआर है, फैमिली इनकम लो है, टैक्स पेड आईटीआर्स नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि द पर्पस ऑफ यू गोइंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर टेकिंग सच अ ह्यूज लोन दैट दे विल बी a scenario where you will be working extra or breaking the law in order to repay the loan which you have taken. That is the concern. यहाँ पर आपकी जो ITR है न्यूजीलैंड में, that has to be tax paid ITR. आपके जो भी फंड्स हैं उसका स्टोर्स होना चाहिए। अगर आपका स्टोर्स नहीं है then it becomes a problem with the immigration that you do not have enough funds in order to prove that you are a legit student. इसके बाद आप आते हैं सैलरी कितना होना चाहिए। तो देखो, जितनी आपकी ईएमआई का अमाउंट है उससे 3 टाइम्स सैलरी होनी चाहिए। तो अगर ये है तो आप इजीली लोन ले सकते हो। इसके बाद आते हैं कि ये जो पूरा फंड्स का जो सिनेरियो है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फंड्स चाहिए कितने। देखो, फंड्स आपको जो चाहिए वो टोटल ट्यूशन फीस ऑफ द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स,
तो अगर मैं बात करूँ बैचलर्स की 3 साल की डिग्री, तो तीनों साल के आपके पास ट्यूशन फीस और तीनों साल के लिविंग एक्सपेंसेस के फंड्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ मास्टर्स की, तो आपके पास 1 साल की मास्टर्स है तो 1 साल की ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, 1.5 साल की मास्टर्स है तो 1.5 साल के लिविंग एक्सपेंसेस प्लस 1.5 साल की ट्यूशन फीस, और 2 साल की मास्टर्स है तो दोनों साल की ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस, ये टोटल फंड्स होना चाहिए, प्लस एडिशनल 5 लाख फॉर योर ट्रैवल टिकट टू मेक श्योर कि इमिग्रेशन इज कंफर्टेबल, दैट यू हैव इनफ फंड टू टेक केयर ऑफ योर स्टडी। तो ये है पूरा क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होता है कि जितना लंबा आपका कोर्स होगा उतने ज़्यादा आपको फंड शो करने पड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको फी पे करनी पड़ेगी। तो मेरा एडवाइस आपको ये है दैट चूज़ 1 ईयर मास्टर्स, सो दैट आपको एक ही साल के फंड शो करने पड़े और एक ही साल के आपको लिविंग एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे। एज लॉन्ग एज योर कोर्सेज फॉर 1 ईयर, यू विल बी गुड टू गो। उससे क्या होगा कि अगर आप कुछ फंड्स आप अपने शो करते हो और कुछ फंड्स आप लोन लेते हो, तो दैट वे ऑल्सो यू आर सेफ एंड सिक्योर, जिससे कि अगर आपकी ITR भी लो है और आपका लोन अमाउंट कम है, तो वो एक तरीका है कॉम्पनसेट करने का कि कुछ फंड्स आप अपने शो करो और कुछ फंड्स आप लोन ले लो। तो इस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को मैनेज किया जा सकता है। इसमें आपके कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक क्या होती है कि आप एक ऐसे कोर्स में अप्लाई करते हो जिसमें वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। वर्क एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ 1 ईयर, द यूनिवर्सिटी गिव्स यू द ऑफर फॉर 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स, जिससे कि आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी लिविंग एक्सपेंसेस के फंड्स बढ़ जाते हैं, ट्यूशन फीस बढ़ जाती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 1 साल के कोर्स में अप्लाई करो, जिससे कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। अगर मैं बात करूँ बैचलर्स की, तो बैचलर्स में अप्लाई करने में ज़्यादा फ़ायदा है ओनली एंड ओनली इफ़ यू हैव इनफ फंड। और आप ऐसे कॉलेज में अप्लाई करो जो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप देता है, क्योंकि उससे फिर आपकी जो ट्यूशन फीस का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। अगर आपको बैचलर्स में हाईएस्ट स्कॉलरशिप चाहिए तो आप UB कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो, NZTC को कंसिडर कर सकते हो, NZSC को कंसिडर कर सकते हो। ये लोग आपको फर्स्ट ईयर में अप टू 25, सेकेंड ईयर में 15% और थर्ड ईयर में 15% की स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे कि आपका टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए कम हो जाता है फॉर योर शो मनी। इसके बाद हम आते हैं प्रोसेसिंग टाइम पर। देखो आज की डेट में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो विद इन अ मंथ रिजल्ट आ रहे हैं। चाहे वो मैं बात करूँ स्टूडेंट वीज़ा की, चाहे स्पाउस वीज़ा की, अगर आपकी फ़ाइल में कोई दिक्कत नहीं है तो 1 महीने में आपको वीज़ा आ जाएगा। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये वो सारे वीज़ाज़ हैं जो हमने लास्ट 1 महीने में लिए हैं। तो इतने सारे वीज़ा हम तभी ले पाए हैं क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को रेगुलरली मना कर रहे हैं कि आपका वीज़ा नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी ITR कम है, उनके पास सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है। जब उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो हमें ना चाहते हुए भी उनको मना करना पड़ रहा है कि आपके वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके कंसल्टेंट आपको एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दें, तभी आप सक्सेसफुली न्यूजीलैंड का वीज़ा ले पाओगे। अदरवाइज़ आपका 1 से 1.5 लाख रुपए और 6 महीने आपके ख़राब हो जाएंगे। अगर आपकी जो ITR है वो कम है तो आप कनाडा जैसी जगह जा सकते हो, UK जैसी जगह जा सकते हो, या फिर दुबई जा सकते हो। बट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये बहुत पर्टिकुलर हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को लेके। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है तो न्यूजीलैंड का वीज़ा लेना बहुत बहुत मुश्किल है। इसके बाद आते हैं हम कि लो फीस ऑप्शन ही आपका एक लौता सोल्यूशन है कि जब आपकी फीस लो होगी, आप कैटेगरी 1 कॉलेज में जा रहे हो, आपकी फ़ीस कम है और आपके पास खुद की कुछ सेविंग है, कुछ आप लोन ले रहे हो, दैट वुड बी द बेस्ट सिनेरियो टू ओवरकम दिस सिचुएशन ऑफ लो ITR। तो आपको मेक श्योर करना है कि इस तरीके से अपनी फाइल को इमिग्रेशन के सामने रखो कि वो ये समझ पाएँ कि आपका जो पर्पस है न्यूजीलैंड जाने का वो एक्चुअली में पढ़ाई करने का है, जो कि आप SOP और अपने इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपेयर करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक कर रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है कि अगर आपकी ITR कम है बट आपका इंटरव्यू देने का स्किल जो है वो बहुत अच्छा है, तो वीज़ा ऑफिसर ये सोचता है कि यार क्या पता इस बच्चे को चांस दे देते हैं, इसके मार्क्स अच्छे हैं, इसने पढ़ाई अच्छी करी है, सिर्फ इसके पास फंडिंग का थोड़ा इशू है, लेट्स गिव हिम अ चांस। तो जो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो भी अगर अच्छे से की गई है और आप अच्छे से उनको आंसर दे देते हो तो भी आपके वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है।
तो इन सारी बातों को ध्यान रखो और उसी हिसाब से आप अपने वीज़ा की तैयारी करो। आपको लगता है कि मैं उसमें आपकी कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ, तो देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर आप क्लिक करो, गेट इन टच विद अस एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द एंटायर प्रोसेस। आईटीआर का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है और जो लिविंग एक्सपेंसेस है, उसका जो टोटल फंड्स है उसमें से कुछ पार्ट आपका खुद हो और कुछ पार्ट आप लोन ले सकते हो। ईएमआई का अमाउंट आपकी सैलरी से 3 गुना होना चाहिए। ईएमआई का अमाउंट आपकी सैलरी का 1/3 होना चाहिए। तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी आईटीआर ईएमआई की 3 गुना होनी चाहिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर ये आप क्रैक करते हो तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। आपको अगर कोई भी अपने वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरे से 1 टू 1 बात करनी है तो देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस and call the number, and I'll be available to help you out with the entire process. So thank you for watching this video. If you have liked this video, hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VAC. I shall see you in our next video. Till the time, you guys take care of yourself. Bye bye.